Hi, guys, welcome to a brand new episode of Suit Up, the celebrity chat show presented by Nabs Entertainment. मेरा नाम है अभिषेक और आज हमारे साथ है राइटर डायरेक्टर मिस्टर मनीष गुप्ता who has written the brilliant Section 375 सरकार starring अमिताभ बच्चन and also directed movies like डरना ज़रूरी है, रहस्य and the Stoneman Murders. Welcome Manish ji, thank you for joining us. We know you're a busy person, so thank you for taking out some time to chat with us. कैसे हैं आप? How is quarantine life treating you? What have you been up to? While everybody is locked up, मेरी लाइफ कुछ अलग ही है क्योंकि since I am a writer and a director, so I have been continuously writing a lot of scripts and I have signed 5 projects now in this lockdown. तो लॉकडाउन में कोई काम नहीं हो रहा है लेकिन राइटिंग तो चालू है एंड प्लस जो कॉन्ट्रैक्ट्स नेगोशिएट करने होते हैं जो लॉयर मेरे और प्रोड्यूसर या मेरे स्टूडियो के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सचेंज होते हैं, लॉयर्स एक दूसरे के क्लॉजेस बदली करते हैं, पैसों की नेगोशिएशन होती है वगैरह, वो सब जोरों से चालू है और 5 प्रोजेक्ट मैं ऑलरेडी साइन कर चुका हूँ और 2 प्रोजेक्ट अभी अंडर नेगोशिएशन है। तो मेरा काम तो बहुत जोरों से चल रहा है लैपटॉप के सामने और या तो मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ या तो मैं कॉन्ट्रैक्ट्स नेगोशिएट कर रहा हूँ। तो आई हैव बीन वेरी बिजी। अभी एक फिल्म है मेरी जो फ्लोर पे जाने वाली है, लेकिन कोविड पैंडेमिक की वजह से बहुत ही कंफ्यूजन फैली हुई है। पहले तो परमिशन नहीं मिल रही थी हमें, अब परमिशन मिल गई है, लेकिन बहुत सारी गवर्नमेंट गाइडलाइंस और रिस्ट्रिक्शंस हैं शूट पर कि क्रू साइज एक तरह का होना चाहिए वगैरह वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह है। एक्टर्स जो हैं वो बहुत कंफर्टेबल नहीं है शूट करने से। लॉट ऑफ पीपल आर नॉट कंफर्टेबल टू शूट, दे वांट टू वेट जब तक वैक्सीन आ जाए, जब तक सब ठीक हो जाए तब तक दे वांट टू वेट। तो ये सब बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो अभी आई एम जस्ट वेटिंग टू सी हाउ मैनकाइंड हैंडल्स दीज चैलेंजेस बिकॉज आई फील द शो मस्ट गो ऑन, लाइफ गोज ऑन। किसी चीज के लिए दुनिया रुकती नहीं है कभी, लाइफ इज बिजी। आई हैव बीन पैंडेमिक से जो राइटर्स और डायरेक्टर्स हैं उनकी लाइफ पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है एक्सेप्ट कि शूटिंग नहीं हो रही है। बाकी जो प्री प्रोडक्शन का काम बहुत भारी होता है, राइटिंग का काम बहुत भारी होता है, वो तो चल ही रहा है जोरों से। और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का काम, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करने का काम, 2 लॉयर्स के बीच का काम, वो तो बहुत जोरों से चल रहा है। तो उसमें कोई रुकावट नहीं है। Manish ji, today when you look back on your journey, starting off in 2005-6, today आज आपने बहुत सारी projects कर चुके हो, आप आपने बहुत सारे notable projects किए हैं, a lot of appreciation has come your way. So when you look back on your journey, how would you describe it? Bumpy. I would describe the journey as a bumpy ride. Yeah, very bumpy because ये तो नॉन फैक्ट है कि बॉलीवुड में ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। एक आउटसाइडर के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट बॉलीवुड में ब्रेक करना बहुत मुश्किल है बिकॉज बॉलीवुड इज अ वेरी स्मॉल इंडस्ट्री, इट्स अ वेरी क्लोज्ड वेल निट सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्री जहां लोग सिर्फ अपने परिचित लोगों से के साथ काम करते हैं। मतलब अपना एक कैंप सिस्टम रहता है सब जगह और ये जरूरी नहीं कि उनके रिश्तेदार हों। जैसे एक प्रोड्यूसर है, वो खास करके जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है वो खास करके अपने असिस्टेंट्स को ही फिल्म डायरेक्ट करने देता है। वो उन्हीं राइटर्स या डायरेक्टर्स के साथ काम करता है जिसके साथ उसकी बहुत सालों से अच्छी पहचान है। तो कोई जो दूसरा आदमी है जो जितना भी टैलेंटेड हो, जिसने कितना भी काम किया हो, उसके साथ बहुत रेडीली दे आर नॉट विलिंग टू वर्क, यू नो। तो ऐसे माहौल में मैंने राम गोपाल वर्मा के कैंप में एंटर किया। वो भी मुझे काफी मुश्किल हुई क्योंकि जब मैंने उनको अप्रोच किया तो सबने मुझे यही बोला, उनके रामू जी ने और उनके आजू बाजू वालों ने, कि वी डोंट वर्क विद आउटसाइड राइटर्स। तो मैंने कहा कि कोई भी राइटर पहले तो आउटसाइड ही होएगा ना, इनसाइड आने से पहले। तो मैंने ये कहा। तो वो टाइम पे वो ज्यादा करके रामू जी अपने असिस्टेंट्स, जो उनके असिस्टेंट्स हैं, उन्हीं को डायरेक्टर बना रहे थे ज्यादा करके। और राइटर भी जो उनके पुराने राइटर थे उनके साथ काम ही कर रहे थे। तो लेकिन मैंने उनको कई बार मैंने अप्रोच किया तो मुझे 1.5 साल लगा। 1.5 साल के बाद उन्होंने परेशान हो गए, बोला हाँ यार बताओ क्या स्क्रिप्ट है तुम्हारी। और मैंने उनको स्क्रिप्ट दी और उन्होंने पढ़ी स्क्रिप्ट, ठीक है। अब जब उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी तब वो इतने इंप्रेस हो गए कि उन्होंने बोला बस इसको ये आदमी को लेकर आओ इधर हमारे ऑफिस में, जीनियस है। उसके बाद मैंने उस साल में मैंने उनकी फिल्में सिर्फ मैंने ही लिखी। मैं आई बिकेम द ओनली राइटर। तो मैंने सरकार, डी, जेम्स, डरना जरूरी, चारों मैंने ही लिखी उस साल। तो उस साल जितनी 4 फिल्म बनी उनका सबका राइटर मैं ही था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे डायरेक्टर भी बना दिया।
डरना जरूरी में जो मैंने लिखी थी उसमें 5 डायरेक्टर थे और 5 अलग अलग स्टोरीज थी, तो उसमें मैंने एक स्टोरी डायरेक्ट की। बस उसके बाद मैं इंडिपेंडेंट राइटर और डायरेक्टर बन गया, मैं मार्केट में गया और मैंने अपनी फिल्में बनाई। वो भी काफी जर्नी काफी मुश्किल रही, क्योंकि मुझे फिर से नए कैंप में एंट्री करनी थी और फिर वही मुश्किलें थी, लेकिन टैकल किया, क्योंकि मुश्किल जो भी होती है, इफ यू आर स्ट्रांग इनफ, इफ यू आर डिटर्मिन्ड इनफ एंड इफ यू आर वेरी डिटर्मिन्ड एंड फर्म कि मुझे यही करना है, तो देन यू कैन अचीव इट, बिकॉज देन यू विल फाइंड एनी वे, तुम कोई भी रास्ता निकाल के वो हासिल कर ही लोगे। Manish ji, we have seen in some of your earlier interviews that you said that the biggest challenge that you faced early in your career was approachability. यस, हमारी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अप्रोचेबिलिटी है। अभी मैं आपको एग्जांपल, जैसे मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया, रामू जी को मैंने 1.5 साल के लिए अप्रोच किया, लेकिन उन्होंने मुझे यही बोला कि वी वर्क ओनली विद इनसाइड राइटर्स, वी डोंट वर्क विद, उनका लाइन था सबका, रामू जी का और उनके असिस्टेंट का और सारे ऑफिस के लोगों का, वी डोंट वर्क विद आउटसाइड राइटर्स, ये उनका लाइन था। ओके, तो इसमें कोई रिश्तेदारी या नेपोटिज्म नहीं है, उनके कोई रिश्तेदार नहीं थे वहां, मतलब उनके एक असिस्टेंट्स थे और उनके साथ जिन्होंने पहले काम किया है बहुत सालों से, वो सब थे। तो लेकिन जब उन्होंने मेरी स्क्रिप्ट पढ़ी 1.5 साल बाद के फॉलोअप के बाद, उन्होंने जब मेरी स्क्रिप्ट पढ़ी, उसके बाद उनकी 4 फिल्म मैंने ही लिखी। इससे क्या प्रूव होता है, इससे क्या साबित होता है, इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध ये होता है कि बॉलीवुड में एक माइंडसेट है कि they don't judge you on talent, they judge you whether they are comfortable with you, whether they know you as a person, as a professional, have they worked with you। एक जो कंफर्ट लेवल होता है ना, वो ज्यादा जरूरी है बॉलीवुड के लिए rather than talent और स्किल। इसीलिए आप देखते हो कि बड़े से बड़े बैनर अच्छी क्वालिटी की फिल्म नहीं बनाते हैं। आप देखोगे बड़ा बड़ा डायरेक्टर है, बड़े बड़े बैनर्स हैं, लेकिन उनकी फिल्म की क्वालिटी बहुत ही अच्छी नहीं होती, घटिया क्वालिटी होती है, फिल्म की स्टोरी नहीं होती, कुछ पब्लिक को भी पसंद नहीं आती, पब्लिक भी गाली देती है, लेकिन उसमें बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, बड़ी बजट होती है। कई कई उदाहरण है ऐसे, कई एग्जांपल है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ बिकॉज आई रिस्पेक्ट एवरीबडी, लेकिन ये फैक्ट है। तो ये फैक्ट इसलिए है क्योंकि वो फिल्म ऐसे राइटर और डायरेक्टर बना रहे हैं जो उस कैंप में है, जो उस प्रोड्यूसर के 8-9 साल से असिस्टेंट रह चुके हैं, चाहे उनमें टैलेंट है या नहीं है। और जो बाहर का राइटर या डायरेक्टर है, वो चाहे कितना भी टैलेंटेड हो, वो प्रोड्यूसर उसे घास नहीं डालता है, क्योंकि यू नो अरे नहीं यार, मेरे पास तो 8 मेरे असिस्टेंट हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं काम, यू नो ये है। और तो यहाँ एक ये कंफर्ट लेवल होता है, जैसे मैं कहूंगा इंडिया में ये होता है, ये दूसरे देशों में नहीं होता, क्योंकि इंडिया में हमारा एक कल्चर है, जैसे हमारे इंडिया में इतने 28 स्टेट्स हैं, और एक स्टेट का जो एक कम्युनिटी का आदमी है, एक स्टेट का आदमी, और दूसरे स्टेट के आदमी से शादी करने से इंसान से शादी करने से थोड़ा सा कतराता है। जैसे कि अभी किसी की शादी हो रही है तो अरे यार वो हमारे जात का नहीं है या वो हमारे स्टेट का नहीं है, तो ये है ना, अपन जो है वो इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है कि यार वो अपना आदमी नहीं है, वो तो बाहर का है, ये बहुत है। इट इज ये माइंडसेट है, अभी इसको कैसे चेंज किया जाए ये आई डोंट नो। और ये जो माइंडसेट ये है, ये ज्यादा करके जो टॉप के बैनर्स है वहां है, ये टॉप के बैनर्स में है। जो मिड लेवल या लो लेवल पे बैनर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनमें ये इतना नहीं है, दे आर मोर ओपन। बहुत जो अच्छी टॉप के मूवीज बैनर्स भी आ हैं, रही जो है। टॉप के हाँ जो टॉप के बैनर्स हैं, वो बहुत ही उनका क्लोज्ड सर्किट है, क्लोज सर्किट। और अभी मैं कह रहा हूँ, आप ये तो न्यू कमर की बात हो गई एक, उसके बाद ऐसा राइटर डायरेक्टर है जिसने कई फिल्में बनाई हैं, कई फिल्में लिखी हैं, उससे भी वही सेम प्रॉब्लम आती है। तो हाँ, इट इज नॉट अबाउट योर एक्सपीरियंस और अबाउट योर स्टैंडिंग इन द इंडस्ट्री, इट इज अबाउट कैंप सिस्टम। बेसिकली आप इस कैंप में हो या हो, आपकी दोस्ती है कि नहीं, आपका एक पर्सनल इक्वेशन, प्रोफेशनल इक्वेशन बना है कि नहीं। तो क्या होता है, जो ये सब प्रोड्यूसर्स हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स जो हैं, इनका क्या एक कंफर्ट लेवल फॉर्म हो गया है विद सर्टेन पीपल, उनके असिस्टेंट्स, उनके परमानेंट राइटर्स, यू नो, और जिनके साथ वो पहले भी काम कर चुके हैं, उनके साथ एक कंफर्ट लेवल हो गया है। अब वो एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हैं किसी नए बंदे के साथ। दैट इज अ प्रॉब्लम, they don't want to experiment because they feel it's too risky
क्या पता उस बंदे के साथ मेरी जमेगी नहीं जमेगी, वो बीच में छोड़ के चला जाएगा, या मेरे हिसाब से काम नहीं करेगा, मेरे से आर्ग्यूमेंट होगी वगैरह वगैरह। ये सब इंडस्ट्री में बहुत क्लोज माइंडेडनेस है, एक ओपन माइंडेडनेस नहीं है दैट वे। लेकिन ऑन द अदर साइड बहुत सारे ओपन माइंडेड प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स भी हैं। अनफॉर्चुनेटली वो उस मुकाम तक नहीं पहुंचे हैं जहां टॉप बैनर्स पहुंच चुके हैं, जिनका ये कैम सिस्टम है। तो अब ये इंडस्ट्री की रियलिटी है, इसे ब्रेक करना है, और कई लोग इसको ब्रेक कर भी चुके हैं। उसका सोल्यूशन यही है कि फिल्म पे फिल्म बनाते जाओ, और तुम्हारी फिल्में अप्रिशिएट होती जाती हैं। एक पॉइंट पे जाके जो बड़े बैनर्स हैं वो सकम कर ही देते हैं, बोलते हैं हाँ यार तू गुरु है, तू हमारा बाप है, तू आजा। तो तो ये करना पड़ता है, लेकिन ये करना पड़ता है। मेरी राय ये है, ऐसा क्यों करना पड़े, मतलब दे शुड सिलेक्शन जो है वो मेरिट पे होनी चाहिए, ना कि कंफर्ट लेवल पे। Correct. और आप देखेंगे कि जो फिल्में लगती हैं, थिएटर में लगती हैं, या अभी ऑनलाइन आने लगी हैं फिल्में, 95% ऑफ द फिल्म्स, इनकी क्वालिटी बहुत ही पुअर होती है, अच्छी क्वालिटी नहीं होती है फिल्मों की, और ऑडियंस भी गाली देती है। फिर भी ऐसी फिल्में बनती रहती हैं। दैट इज व्हाट ना, क्योंकि जो फिल्टरिंग है वो मेरिट के बेसिस पे नहीं हो रही। दैट इज व्हाट, ये मेरी राय है। Manishi, with the current situation, with the current pandemic that has gripped the entire world, the movie industry has been affected like any other industry, probably one of the worst affected industries. So, right now we are seeing a strong trend that a lot of movies are going straight to OTT. It's not looking at theatrical release at all. So, आपका क्या कहना है? I'll tell you, जो थिएटर है ना, थिएटर वेरी सैडली मुझे बहुत दुख होता है ये बोलते हुए, लेकिन थिएटर अभी सर्कस की तरह बन जाएगा। सर्कस में कौन जाता है? अभी कोई नहीं जाता सर्कस में। तो थिएटर एक्सपीरियंस अभी एक सर्कस की तरह बन जाएगा, जहां कोई नहीं जाता। कभी कभार आप फैमिली आउटिंग के लिए या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग के लिए आप चले जाओगे ऐसे। अब क्या होगा, जो थिएटर में फिल्में लगेंगी वो बस वो फिल्में होंगी जिसमें बहुत बड़ा स्टार होगा, सलमान खान होगा, आमिर खान होगा, ऐसी फिल्में थिएटर में लगेंगी। या ऐसी फिल्में लगेंगी जो एक विजुअल स्पेक्टिकल है, जैसे एवेंजर्स, स्टार वॉर्स, ये एवाटार, यू नो, डनकर्क, जो आपको एक विजुअल एक्सपीरियंस दे रहा है। 3D टाइप की फिल्म्स हैं, सुपर हीरो फिल्म्स हैं, ये टाइप की फिल्में ये आएंगी थिएटर। बाहुबली, इंडिया में बाहुबली समझ लो आप, ऐसी फिल्में थिएटर में लगेंगी। बाकी जो फिल्में हैं वो सीधा डायरेक्टली OTT प्लेटफॉर्म पे आएंगी। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि एक फिल्म को थिएटर में रिलीज करने के लिए हमें कम से कम 6 करोड़ रुपए लगते हैं। ये प्रिंट एंड पब्लिसिटी के लिए, जो प्रिंट्स लगते हैं थिएटर में डालने के लिए, जो पोस्टर्स वगैरह, होर्डिंग्स, जो पब्लिसिटी लगती है, न्यूज़पेपर की पब्लिसिटी वगैरह, ये इसमें 6 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक्सपेंस है। अब क्या हो गया है, पब्लिक को टेस्ट लग गया है कि हम तो फोन पे फिल्म देख लेते हैं। लेटेस्ट फिल्म हमको फोन पे मिल गई, लेटेस्ट फिल्म हमको अपने लैपटॉप पे, अपनी टीवी पे मिल गई देखने के लिए। अरे हम क्यों जाए 3000 खर्च करें, क्योंकि फैमिली जाती है बाहर तो खर्चा होता है, टिकट का, पार्किंग का, एक पॉपकॉर्न का वगैरह का खर्चा होता है, प्लस एक एफर्ट है। मतलब थिएटर तुमको घर से निकलना है, जाना है, और अभी के जमाने में मास्क पहनना है, इतनी प्रिकॉशंस लेनी है, तो कौन मुसीबत लेगा? सीधा टीवी ऑन करो, देखो फिल्म, खत्म करो। ये एक आ गया, और पेंडेमिक ने इसको और ज्यादा इसको फॉर्मली एस्टैब्लिश कर दिया है। तो अभी तो फ्यूचर बहुत ही, थिएटर्स का फ्यूचर तो बहुत ही ब्लीक है। बहुत ही कम फिल्में थिएटर में लगेंगी अभी, और थिएट्रिकल एक्सपीरियंस सैडली, मुझे बहुत दुख हो रहा है बोलते हुए, ये फेड आउट हो जाएगा आहिस्ते आहिस्ते। देखो सिंगल स्क्रीन तो सारी बंद हो गई है, सिंगल स्क्रीन तो टोटली बंद हो गई है, क्योंकि जो गरीब आदमी है वो तो अभी थिएटर में जाना अफोर्ड ही नहीं कर सकता, और उसको जो फोन पे मिल जाता है सब कुछ, तो वो क्यों जाएगा थिएटर? वो वैसे भी अफोर्ड नहीं कर सकता, और अभी क्यों जाएगा ही नहीं। तो सिंगल स्क्रीन सारी बंद हो गई। अभी जो मल्टीप्लेक्सेस हैं उनका भी धंधा अभी आधा हो जाएगा, और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से जो सीटिंग अरेंजमेंट वो भी कम हो जाएगा। तो सैडली थिएट्रिकल एक्सपीरियंस इज गोइंग टू डाई, इट इज डाइंग ऑलरेडी। तो अभी सब इट इज ऑल OTT नाउ। लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, मेरी जितनी भी फिल्में हैं वो सारी थिएट्रिकल फिल्म्स हैं। मैंने पूरी कोशिश की, अपना पूरा जोर लगाया है कि ये सारी फिल्में
मेरी फिल्में जो थिएटर में रिलीज हो, सेक्शन 375 भी थिएटर में रिलीज हुई थी। तो मेरा तो यही अटेम्प्ट है कि थिएटर बना रहे, एक्सपीरियंस थिएट्रिकल एक्सपीरियंस कायम रहे और लोग सिनेमा हॉल तक आते रहे। तो ओटीटी इज हियर टू स्टे। ओटीटी ने मोनोपोलाइज कर दिया है पूरी इंडस्ट्री को, और ये तो शुरुआत है, अभी तो और मोनोपोलाइज करेंगे। अभी तो सारी फिल्में डायरेक्ट टू डिजिटल जाने वाली है, बड़ी से बड़ी। दैट वे Now we have noticed a trend कि you only make movies on real topics, you know, inspired by true events या topics which are relevant to the society. So आपको do you take a conscious effort कि हाँ मुझे ऐसी ही movies करनी है, मुझे ऐसे dramas में जाना ही नहीं है? हाँ, देखो मैं वही मूवीज बनाता हूँ जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, ओके। और मुझे इंटरेस्ट उसी चीज में आता है जो मैं अपने आजू बाजू देखता हूँ, जो मैं अपने सोसाइटी का एक माहौल देखता हूँ, यू नो, उसी पे मैं फिर लिखता हूँ और उसी पे फिल्म बनाता हूँ। तो या ये कॉन्शियस है और मुझे इसी में मजा आता है। मेरा टिपिकल स्टाइल ये है कि मैं एक सस्पेंस मूवी बनाता हूँ, जो मैं एक रियल केस लेता हूँ और उसको थोड़ा सा फिक्शनलाइज करके मैं एक सस्पेंस मूवी बना देता हूँ। ये मैंने अपना एक यूनिक स्टाइल बना दिया इंडिया में, और मैं इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। परफेक्ट। मनीष जी, एनी रीसेंट टॉपिक्स जिस पे आपको काफी इंटरेस्ट आ गया है अभी, या मे बी यू थिंक इट डिजर्व्स अ सिनेमैटिक रिप्रेजेंटेशन? यस, मैं कर रहा हूँ। मैंने बोला ना, मैंने 5 फिल्में साइन की है, तो सब ऐसी ही हैं। तो अभी तो मैं रिवील नहीं करना चाहता हूँ, उनकी अनाउंसमेंट होगी बहुत ही जल्द, तो तब आपको पता चल जाएगा किस टॉपिक पर है। आपने एक दो प्रीवियस इंटरव्यूज में कहा है कि यू सपोर्ट ऑथेंटिसिटी ओवर फिल्मी ड्रामा एज अ कंटिन्यूएशन टू द previous question. So you have also compared your style of filmmaking to the West, जैसे हॉलीवुड में मूवीज बनती है। तो do you feel कि you know your style of filmmaking is heavily inspired, and if yes, are you inspired by a particular director, writer there? No, I don't like the word inspired because inspired means copied. Okay, तो मैं किसी से इंस्पायर्ड नहीं हूँ, लेकिन मैं इन्फ्लुएंस जरूर हूँ। इन्फ्लुएंस यानी आई एम इम्प्रेस्ड विद द वर्क ऑफ सर्टेन डायरेक्टर्स। मुझे कुछ डायरेक्टर्स का काम अच्छा लगता है, तो मैं उन्हीं की फिल्में देखता हूँ। तो मैं अपने आप को पूछता हूँ कि क्या ये फिल्म उस डायरेक्टर की फिल्म के लेवल पे आई है कि नहीं आई है। तो ये मैं अपने आप के लिए एक बेंचमार्क रखता हूँ, दैट वे। तो जो कॉपी करते हैं वो उस फिल्म मेकर की कभी, जो दूसरे फिल्म मेकर को कॉपी करते हैं, वैसे फिल्म मेकर कभी उस फिल्म मेकर के लेवल पे नहीं आ सकते, अपनी जिंदगी में नहीं आ सकते, क्योंकि वो दरअसल नकल मार रहे हैं दूसरे की। तो आई कीप दैट फिल्म मेकर एज अ बेंचमार्क फॉर मी, एंड आई एम ऑलवेज स्ट्राइविंग टू बिकम एज गुड एज दैट फिल्म मेकर। तो ये मेरा प्रयत्न है। आई विल टेल यू, मैं नाम लेता हूँ जिन डायरेक्टर्स के, जिनको मैं एडमायर करता हूँ, जिनका काम मुझे अच्छा लगता है। फर्स्ट इज क्रिस्टोफर नोलन। क्रिस्टोफर नोलन इज माय फेवरेट डायरेक्टर। उसके बाद है डेविड फिंचर, रिडली स्कॉट, स्टीवन स्पीलबर्ग, ऑलिवर स्टोन, अल्फ्रेड हिचकॉक। It's very noticeable, मनीष जी, कि आपने शायद सेक्शन 375 के 29 ड्राफ्ट्स लिखे थे। So you are not easily satisfied. Yeah. I'm not satisfied with anything. Most of मैं खुद पे बहुत हार्श हूँ। तो मैं जब एक फिल्म लिखता हूँ तो मैं सोचता हूँ, यार, इज दिस द बेस्ट कोर्ट रूम ड्रामा एवर मेड, या ये जो हॉलीवुड के कोर्ट रूम ड्रामा है उससे कंपेरेबल है क्या? नहीं है यार, ये तो नहीं है। वापस लिखो, फिर वापस लिखो। मेरा पेट भरता नहीं है बेसिकली। इट्स लाइक दैट, बिकॉज आई फील फिल्म मेकिंग में परफेक्शन कैन नॉट बी अचीव्ड, बिकॉज इट इज नॉट 2 + 2 = 4। इट्स नॉट मैथमेटिक्स। तो आप जितना भी कर लो, यू नो, देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। इट कैन ऑलवेज बिकम बेटर एंड बेटर। तो मेरी प्यास बुझती नहीं है, इसलिए मैं लिखते रहता हूँ। कि मुझे सेक्शन 375 लिखने को 3 साल लगे थे। 3 साल, और इतनी सारी रिसर्च की थी। 160 हियरिंग्स में मैं बैठा, कोर्ट हियरिंग्स में। मैं इतने सारे लॉयर्स को मिला, मैं रेप अक्यूज आदमियों को मिला, रेप सर्वाइवर लड़कियों को मिला, दोनों, नकली रेप सर्वाइवर और असली रेप सर्वाइवर दोनों को मिला। इतनी रिसर्च की। कुछ जजेस को मिलने की कोशिश की, जजेस ने एंटरटेन नहीं किया ज्यादा। तो और 160 कोर्ट हियरिंग में बैठ के पूरा प्रोसीजर स्टडी किया मैंने, लॉयर्स की लैंग्वेज स्टडी की, इतनी सारी बुक्स, इतने सारे केसेस स्टडी किए। शाइनी आहूजा को तो मैं खुद जानता था, आई न्यू हिम पर्सनली। उसकी वाइफ को मैं जानता था। जिस लड़की ने उस पे इल्जाम लगाया उसको जानता तो नहीं था, मिल चुका था उनके घर में, शाइनी के घर में मिल चुका था मैं। फिर मैं पुलिस स्टेशन भी गया था, जब शाइनी अरेस्ट हुआ था पुलिस स्टेशन भी गया था।
डीसीपी से बात हुई थी मेरी, तो मैंने बहुत इस पे जतन बहुत लगाया, मैंने बहुत एफर्ट, अपना खून पसीना बहुत लगाया इस पे, और रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू. How do you deal with negativity in your life? Bollywood is not I a easy industry, right? yeah, तो I let it pass over my head. मैं एक कान से सुनता हूँ, दूसरे कान से निकाल देता हूँ, क्योंकि नेगेटिविटी इज अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री. दिस इज अ वेरी बिची इंडस्ट्री, जहां हर कोई एक दूसरे के पीठ के पीछे सुराग घुसाने में काफी माहिर है. मतलब जो लोग मिलते हैं, गले मिलते हैं, they kiss each other and they behave as if they are the best of friends, लेकिन उसी इंसान के पीठ में छुरा घुसाने में वो 2 मिनट नहीं लगाते. एंड इट इज अ वेरी अपॉर्चुनिस्टिक इंडस्ट्री. यानी अगर फ्राइडे आपका है तो दोस्त भी आपके हैं, जिस दिन फ्राइडे आपका नहीं है उस दिन कोई आपका दोस्त नहीं है. दैट वे. सो इट्स अ फ्राइडे इंडस्ट्री एंड देयर आर फ्राइडे पीपल हियर. सो इट्स दैट वे. सो आपकी पोजीशन आपको फ्रेंड्स दिलाता है बेसिकली. अगर आपकी पोजीशन अच्छी है तो आपके पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आपकी पोजीशन अच्छी नहीं है तो कोई आपका फ्रेंड नहीं है. इट इज लाइक दैट. तो मेरी कंसंट्रेशन यही होती है कि फिल्म सबसे बेहतरीन बने, उसको बेस्ट रिलीज मिले, उसको बेस्ट प्रमोशन मिले. दैट वे मेरा फोकस उस पे होता है. जब मैं देखता हूँ ना 2 लोग जफ्फी मार रहे हैं या 2 लोग एक दूसरे को गाली दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, इंटरव्यू दे रहे हैं, मैं उसको सीरियसली ही नहीं लेता हूँ. मुझे पता है ये टाइम पास है इनका, ये सब इनकी पीआर क्रिएट करने की चाल है और इनका टाइम पास है. तो मैं नेगेटिविटी को सीरियसली लेता ही नहीं. बहुत ही नेगेटिव इंडस्ट्री है. तो मैं कहूंगा नेगेटिविटी जो है वो इस धंधे की जात है. आप देखोगे हर कोई एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहता है और हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है. बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, तो मैं इससे दूर ही रहता हूँ. आपने देखा है कि मैं किसी के बारे में कभी भी सोशल मीडिया में कमेंट नहीं देता, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ. जिसके साथ अगर मेरा लीगल बैटल कुछ है, अगर कुछ लीगल इशू है, उसने मेरी स्क्रिप्ट चोरी की है या कुछ की है, तब मैं केस करता हूँ, लीगल केस करता हूँ और लीगल एक्शन लेता हूँ. बाकी जो ये फ्रिवलस कमेंट्स हैं सोशल मीडिया पे, वो तो कोई भी डाल सकता है. वो तो डालते हैं अपने सोशल मीडिया में ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए, वो तो मैं वो कभी करता नहीं. आई डोंट indulge in that. Manish ji, talking about your future projects, we heard that आप एक very popular producer के साथ collab कर रहे हो regarding a thriller franchise and a legal drama franchise. So anything that you would like to say on that front? Yeah. So like I said, मैंने अभी 5 फिल्में साइन की हैं और उनमें से पहली दो फिल्में जो हैं वो सस्पेंस फिल्म्स हैं. Okay. बहुत सस्पेंस फिल्म. आपने ठीक कहा, जो आपने डिस्क्राइब किया वो आपकी डिस्क्रिप्शन सही है, लेकिन मैं इस पॉइंट पे स्टोरी पे ज्यादा रिवील नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी प्रॉपर अनाउंसमेंट होगी विद द कास्ट एंड विद द शूटिंग डेट्स वगैरह, वो सब एक प्रॉपर अनाउंसमेंट होगी. तो उस अनाउंसमेंट के साथ ही मैं पब्लिक के सामने वो फिल्में लाना चाहता हूँ. इट्स अ लिटिल प्रीमैच्योर टू कमेंट ऑन इट नाउ.